हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 10 नए एमसीक्यूज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और आज के इस लेक्चर के अंदर जो 10 एरियाज को हम कवर करेंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं काल बैसाखी को लेकर, टर्बुलेंस को लेकर डिस्कशन होगा, क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कशन करेंगे। देन यहाँ पर दो क्वेश्चन जो है वो सोफो रिपोर्ट को लेकर रहने वाले हैं, क्योंकि रिपोर्ट को लेकर भी क्वेश्चन अपीयर कर जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। देन FAO को लेकर एक क्वेश्चन रहेगा, सोफिया टेलीस्कोप, QAI के बारे में जानेंगे, वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एंड इकोवास को लेकर भी डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, क्योंकि यहाँ पर 10 क्वेश्चन है और 6 की कट ऑफ है। देखिए, अगर आपने अभी ही इन क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू किया है, सो स्टूडेंट कैटेगरी में भी आएंगे। मीन्स अगर आपका स्कोर 0 1 2 3 तक चला जाता है या माइनस में भी आ जाता है, एक्सेप्टेबल है, एज लॉन्ग एज कि अगर आपका स्कोर आने वाले टाइम में इंप्रूव आप करते जा रहे हैं। बिकॉज इंप्रूवमेंट ही तो चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। एग्जाम को अभी आपके अगर 2023 के लिए आप तैयारी करें, एक साल बचा हुआ है, तो एक साल में आपको ये इंप्रूवमेंट ही यहाँ पर दिखाना है, जो आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए। तो स्टार्टिंग में चाहे कितना भी मर्जी आप स्कोर करें, बट नेक्स्ट ईयर के लिए बात करी जाए तो आपको मंथ बाय मंथ बेसिस पे एक इंप्रूवमेंट जो है वो जरूर दिखना चाहिए। चलिए, वन बाय वन इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो काल बैसाखी को लेकर पूछा कि काल बैसाखी को लेकर बताइए करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इसमें वायलेंट थंडरस्टॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं गेंजेटिक प्लेन्स के अंदर। क्या गेंजेटिक प्लेन्स जो गंगा रीजन वाला एरिया है, वहां पर वायलेंट थंडरस्टॉर्म काल बैसाखी में देखने को मिलते हैं? मे बी वी एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसके अंदर जो विंड्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ चलती हैं, हवाएं काफ़ी तेज़ होती हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनपोर, जो टोरेंशियल रेनफॉल है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो रेनफॉल है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, हो सकता है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, इसके बारे में आंसर करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज़ क्यों थी और क्यों इसको लेकर डिस्कशन किया गया। हुआ क्या, एटलीस्ट 10 लोग इंजर्ड हो गए एक स्पाइस जेट की फ्लाइट के अंदर, क्योंकि वहां पर उस फ्लाइट का जो बेसिकली पाथवे था, काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस उसके अंदर देखने को मिला। और टर्बुलेंस किस वजह से होते हैं? विंड की वेलोसिटी की बात करिए, विंड की स्पीड की बात करिए, और कई बार इस तरीके के जो फिनोमिनाज है काल बैसाखी जैसे ये हो जाते हैं। काल बैसाखी जो है इसे नॉर्वेस्टर भी कहा जाता है, नॉर्वेस्टर, ठीक है। एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स। इसकी वजह से काफ़ी तेज हवाएं भी चलती हैं, जिसकी वजह से जो भी प्लेन इस काल बैसाखी में से, मान लीजिए यहाँ पर तेज विंड चल रही है और कोई भी आपका जो एयरक्राफ्ट है वो इसकी चपेट में आ जाता है, तो डेफिनेटली टर्बुलेंस उसको देखने को मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली, और काफ़ी ज़्यादा जो बारिश होती है वो भी इसकी वजह से देखने को मिलता है। यूजुअली ये फिनोमिना आपको गंजेटिक प्लेन में, छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड वाला एरिया है, बिहार वाला एरिया है, वहां पर भी देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी कैसी हैं? तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन टर्बुलेंस को लेकर, यह पूछा कि टर्बुलेंस को कौन कौन सी चीजें कॉज करती है, या फिर कौन सा कोजल फैक्टर आप इसके लिए मान सकते हैं। जब विंड लो एल्टीट्यूड के ऊपर चल रही होती है तो आपको टर्बुलेंस जो है वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है। मे बी टर्बुलेंस फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट, दूसरे एयरक्राफ्ट की जो टर्बुलेंस होती है वो भी नई टर्बुलेंस को कॉज कर सकती है, ये भी हो सकता है। सोलर थर्मल्स की वजह से भी टर्बुलेंस हो सकती है। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा। विंड एट लो एल्टीट्यूड्स, टर्बुलेंस फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट, सोलर थर्मल्स। सोचिए। देखिए, जो विंड लो एल्टीट्यूड मतलब कम ऊंचाई के ऊपर होती है, फिर देखिए मान लीजिए दिस इज द लैंड, और अगर विंड यहां पर होती ज्यादा ऊंचाई के ऊपर तो फ्रिक्शन कम होता। यहां पर मान लीजिए कहीं पहाड़ है या फिर टपोग्राफी ऊपर नीचे, तो फ्रिक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलता है। सो विंड एट लो एल्टीट्यूड इज सब्जेक्ट टू फ्रिक्शन, और इसी वजह से जो विंड होती है इसका फ्लो भी अफेक्ट करता है, क्योंकि सरफेस तो ऊपर नीचे हो सकता है, लैंड सरफेस जो है, कहीं पे पहाड़ होंगे, कहीं पर कुछ और चीज होगी, प्लाटू होगा, उस वजह से यहां पर विंड की डायरेक्शन स्पीड में डिफरेंस आता है, और यहां पर इसकी वजह से भी टर्बुलेंस हो सकती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। नाउ टर्बुलेंस फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट, के दूसरे एयरक्राफ्ट से भी टर्बुलेंस हो सकती है। इस फिनोमिना को वेक टर्बुलेंस कहा जाता है, WAKE। कई बार एग्जाम में सीधा भी पूछा जा सकता है वेक टर्बुलेंस क्या है, जब टर्बुलेंस दूसरे एयरक्राफ्ट की वजह से होती है। एंड इट अकर्स व्हेन एन एयरप्लेन पासिस बाय अनदर एयरप्लेन। यहां पर क्या हुआ, मान लीजिए अगर एक एयरक्राफ्ट यहां पर उड़ रहा है, ठीक है,
और कोई ऊपर से, बिल्कुल इसके ऊपर से एक और एयरक्राफ्ट जाता है, तो डेफिनेटली वो टर्बुलेंस का इम्पैक्ट इसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए नीचे से एक एयरक्राफ्ट जाता है, ठीक है, तो दोनों जो है उनको यहाँ पर टर्बुलेंस अपना फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है व्हेन वी टॉक अबाउट टर्बुलेंस फ्रॉम अदर एयरक्राफ्ट, जिसको वेक टर्बुलेंस भी कहा जाता है। ठीक है, वीक नहीं है, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट द वीक टर्बुलेंस, इट इज द वेक टर्बुलेंस। जब भी ऊपर या नीचे से कोई हेलीकॉप्टर जा रहा है या फिर कोई एयरप्लेन जा रहा है, तो उससे भी जो आपका एयर होता है, वो आपका जो एयर का पूरा आप कह सकते हैं कि ब्लॉक होगा, वो आपके एयरप्लेन को इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर दूरी उतनी ज़्यादा नहीं है तो। ठीक है, जितना बड़ा प्लेन होगा उतना ज़्यादा टर्बुलेंस। मान लीजिए नीचे वाला प्लेन छोटा सा है, आप चाहें तो इसे वैसे एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर एक काफ़ी बड़ा ग्लोब मास्टर टाइप एयरक्राफ्ट जा रहा है, तो डेफिनेटली नीचे वाले को ज़्यादा इंपैक्ट, अब हैवी चीज़ को तो हिलाने में टाइम लगेगा और दम लगता है, तो यहाँ पर जो हल्की चीज़ है वो आसानी से हिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है सोलर थर्मल। हीट ऑफ द सन एट टाइम्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्बुलेंस। इससे क्या होता है, ये थर्मल को ट्रिगर करता है, या फिर जो हॉट एयर होती है उसकी पॉकेट्स को ये क्या करता है, ट्रिगर करता है। ठीक है, जिससे कि करंट विंड्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए ये जो हॉट एयर पॉकेट्स होती हैं, ये बम्पी फ्लाइट को कॉज करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे कॉजेज में विंड, स्टॉर्म, जेट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट्स नियर द प्लेन, जिसमें दूसरे बड़े प्लेन्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से टर्बुलेंस देखने को मिलती है, ये सारे इसके कारण होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स का काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि 3 स्टेटमेंट्स को देकर पूछ रहा है, बताइए करेक्ट क्या है। Water temperature and oxygen availability are two key factors that will change as the climate warms. जब क्लाइमेट गर्म होगा तो दो चीजों के अंदर आपको बदलाव देखने को मिलेगा, वाटर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन के अंदर। हो सकता है जब पानी गर्म होता है, वार्म वाटर होल्ड्स मोर ऑक्सीजन, उस गर्म पानी के अंदर ऑक्सीजन ठंडे पानी के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लाइमेट चेंज विल मेक लार्ज स्वॉट्स ऑफ ओशन अनइनहेबिटेबल। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, जो काफी बड़ा हिस्सा है ओशंस का, वो यहां पर क्या हो जाएगा, वो रहने लायक नहीं रहेगा। सोचिए, 10 सेकेंड्स आपके पास है, क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। देखिए, अभी एक रीसेंट स्टडी करी गई जिसमें रिसर्चर्स ने फाउंड किया है, जो ह्यूमन लेड एमिशन है, जो हम लोगों की वजह से, लोगों की वजह से जो एमिशन हो रहा है, अगर हम इसे चेक नहीं करते हैं, इसे कम नहीं करते हैं, मरीन वर्ल्ड जो है साल 2100 के अंदर एक और एक्सटिंक्शन को फेस कर सकता है। ठीक है, एक्सटिंक्शन को लेकर पहले भी यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहां पर बात करी जाए तो वाटर टेम्परेचर और ऑक्सीजन दो ऐसे की फैक्टर्स होते हैं दैट विल चेंज, जो बदल जाएंगे जब क्लाइमेट वार्म होना शुरू होता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। और अगर हम बात करें, ओशन क्या अनइनहेबिटेबल हो जाएगा, ओशन का पूरा वर्ल्ड ही अनइनहेबिटेबल हो जाएगा जब क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिलता है। अब वार्म वाटर के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है कम होती है, देखिए वार्म वाटर के अंदर कम ऑक्सीजन होती है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर जब हम बात करते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बता रहा है स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट 2022। ये जो स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट 2022 है, ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है, यूएनएफएओ, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूएनडीपी या यूएनईपी। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2022 किसके द्वारा रिलीज करी गई है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है स्टेट करती है कि एनुअल ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज लाइकली टू इंक्रीज टू 190 बिलियन। जब 2017 में रिपोर्ट आई तो वहां पर क्या बताया गया, 92 बिलियन जो आपका कंजम्पशन है, 92 बिलियन टन्स वो था। लेकिन 2060 तक बताया जा रहा है कि ये कितना हो जाएगा, 190 बिलियन टन्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा आपको यहां पर नेक्स्ट 40 ईयर्स के अंदर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट जो रिलीज करी गई है ऑन डे 1 ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, जो अभी ऑर्गेनाइज करी गई थी, उसके पहले दिन में ही इसे लॉन्च किया गया, और उसमें यही बातें करी गई कि एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है उनको कैसे टैकल किया जाए, कैसे उनको फेस किया जाए। करेक्ट आंसर है यूएनएफएओ के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। अब क्योंकि हमने यूएनएफएओ के बारे में डिस्कशन किया है, तो एक बार सोफो रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सोफो रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नाउ it stated that 15% of 250 emerging infectious disease have been linked to forest। कि अगर हम बात करें जो भी emerging problems infections हैं या diseases हैं, उनमें से 15% जो है वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से लिंक्ड है।
हो सकता है। इट स्टेटेड एनुअल बायोमास एक्सट्रैक्शन जो एक्सपेक्ट किया गया था वो 44 बिलियन टन तक चला जाएगा बाय 2060। इट एस्टिमेटेड टू 89 MHE ऑफ फॉरेस्ट वुड बी डिफोरेस्टेड। तो डिफोरेस्टेशन कितना होने वाला है 2016 से 2050 के बीच में, वो भी यहाँ पर बताया गया है। यूजुअली यूपीएससी कम ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जिसमें डेटा बहुत ज़्यादा दिया होता है। सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन। तो यहाँ पे सोफो जो रिपोर्ट है उसको लेकर क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है। सो सोफो रिपोर्ट क्या है, अभी पीछे देखा था हमने, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। और इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल सही है कि जो 15% डिसीजन फॉरेस्ट से आती है, कितने बिलियन टन्स एक्सट्रैक्शन बायोमास का किया जाएगा वो नंबर भी सही है, और कितना डिफोरेस्टेशन होगा वो नंबर भी यहाँ पर ठीक हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले, आपका नेट 50 कूपन कोड इज एक्टिवेटेड, उसे आप यूज कर सकते हैं। जो लोग 2023 के लिए या 2000 अगर आप 200 डेज का कोर्स लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हैं। 200 डेज का कोर्स किसको लेना चाहिए, जो लोग 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे कैन एनरोल इन दिस कोर्स। इसमें होता क्या है, आपको डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से 200 दिन का पूरा शेड्यूल मिलता है, जिसके अंदर आपके ऑलरेडी लेक्चर्स दिए गए हैं, जिसमें आप स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। लेक्चर के बाद आपको एमसीक्यूज भी दिए जाते हैं जो आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने होते हैं। ठीक है, मल्टीपल लेक्चर्स दिए होते हैं, अलग अलग एरियाज के लेक्चर दिए होते हैं। वीकली बेसिस पे यहाँ पे आपका एक मॉक टेस्ट भी होता है। तो डे 1 को ओपन करेंगे तो कुछ लेक्चर्स होंगे, डे 2 के कुछ लेक्चर्स होंगे, डे 3, डे 4, डे 5, ऐसे 200 डेज में आप पूरा स्टैटिक पोर्शन अपना कवर करते हैं, करंट अफेयर्स अपना कवर करते हैं, और बीच में वीकली बेसिस पे आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस का भी एक मॉड्यूल यहाँ पर दिया गया है ताकि आप असेस कर सकें कि आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है। इसको आप exam.netmock.com के ऊपर जाकर एनरोल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बात कर रहा है FAO को लेकर। पूछा गया FAO को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये, हो सकता है। इसका मोटो है लेट देयर बी ब्रेड। लेट देयर बी ब्रेड जो है मीन्स सभी के लिए बात करी गई कि सभी के लिए खाना अवेलेबल होना चाहिए, इसका नटशेल मीनिंग ये है। तो क्या ये इसका मोटो होगा। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है। नाउ 10 सेकेंड्स सोचिए, क्योंकि FAO न्यूज में था तभी से हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। अभी पीछे हमने UNFAO के बारे में भी देखा, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन की बॉडी तो ये है ही, बिल्कुल ठीक है। और लैटिन के अंदर इसका एक मोटो दिया जिसका नाम है फिएट पेनिस। फिएट पेनिस का क्या मतलब है, लेट देयर बी ब्रेड। सो दोनों स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मैंने आपको बताया था इटली। इटली फेमस किस चीज के लिए, पिज्जा के लिए। तो यहां से आप लगाइएगा कि फूड का जो हेडक्वार्टर है वो वहीं पे है जहां का पिज्जा फेमस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सोफिया टेलीस्कोप अभी न्यूज में था, आपको बताना है कि किसको बिलोंग करता है। 10 सेकेंड्स, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं है। अभी रिसेंटली इसको बंद करने की बात करी गई। ये अभी तक का दुनिया का लार्जेस्ट फ्लाइंग टेलीस्कोप था, और अभी इसे बंद करने की बात करी गई है। इसी ने कंफर्म किया था कि मून के ऊपर, चांद के ऊपर पानी जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून, ये भी कंफर्मेशन इसी के द्वारा दिया गया था। नासा का प्रोजेक्ट था जिसको अभी बंद करने की बात करी गई है। नासा विल कंक्लूड सोफिया। सोफिया की फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी मिशन। ठीक है, सक्सेसफुल 8 साल से इसने काम किया, और अभी ये ऑपरेशन अपना बंद करने जा रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि QII को लेकर है। अब QII की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। इसको लेकर बताएं कि इनमें से कौन कौन QII हो सकते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्या कमर्शियल बैंक इसमें आते हैं। व्हाट अबाउट रिटेल इन्वेस्टर्स, व्हाट अबाउट PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हु आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। 10 सेकेंड्स का टाइम है। अभी LIC का IPO काफी न्यूज में है, और इसी वजह से इकोनॉमी का क्वेश्चन जो है वो यहां से बनकर आपके सामने आ सकता है। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए यहां पर बात करी जाए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती है, जिनका अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है, ताकि ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, क्या कर सके,
स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, कैपिटल मार्केट्स के अंदर इनमें कौन कौन आता है? इसमें कमर्शियल बैंक भी आते हैं, इसमें म्यूचुअल फंड हाउसेस भी आते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जिसको हॉट मनी कहा जाता है, वो भी इसके अंदर आते हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर एक सेपरेट कैटेगरी होता है, वो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, क्यू आई आईज आर इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी, जो कि आईपीओ के साथ आती है, क्योंकि लार्ज शंक, काफ़ी बड़ा हिस्सा, जो नई कंपनी मान लीजिए आईपीओ के साथ एलआईसी आ रही है, तो एक उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो क्यू आई आई, जिसमें कमर्शियल बैंक हो गए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेज हो गए, एफपीआईज हो गए, वही उठा लेते हैं, और बाकी हिस्सा जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए बचता है। ठीक है, द मोर शेयर्स दे बाय द लेस द नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल टू द पब्लिक। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पूरी पाई है जो 100% है, अगर इतना हिस्सा 90% हिस्सा अगर क्यू आई आई ही ले गए तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत कम हिस्सा बचेगा। ठीक है, हालांकि एलआईसी के केस में एक अच्छी चीज़ करी गई है कि इन्होंने काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कंपेयर टू अदर आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर के लिए रखा है। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 1 and 3, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि बात कर रहे हैं 3 स्टेटमेंट देकर पूछा है, बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। और ये पूछा किस चीज को लेकर है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को लेकर पूछा गया। इट इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा लेकर आया जाता है क्या? मे बी। इंडिया का रैंक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंप्रूव हुआ है, और नॉर्वे जो है उसने यहां पर टॉप पोजीशन हासिल करी है। 10 सेकेंड्स सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें मैं आपको बताऊं तो हमारा जो रैंक आया है वो है 150th। ठीक है, और पिछले साल हमारा रैंक था 142nd। तो यहाँ पर एक ड्रॉप देखने को मिला, क्योंकि हम रैंक की बात करें, स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया का रैंक इंप्रूव नहीं हुआ, रादर इंडिया का रैंक नीचे गिरा है। लेकिन हाँ, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, और नॉर्वे ने टॉप पोजीशन भी इसके अंदर हासिल करी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। नॉर्वे टॉप पोजीशन पे है। नॉर्वे के बाद किसका नंबर आता है? नॉर्वे के बाद है डेनमार्क, फिर है स्वीडन। ये नॉर्डिक कंट्रीज जो आपकी हैं, ये टॉप पोजीशन इन्होंने हासिल करी है। ठीक है, वर्स्ट स्कोर की बात करें तो इसके अंदर एरिट्रिया, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, म्यांमार, ये जो कंट्रीज हैं इनका नंबर सबसे बॉटम पोजीशन के ऊपर आता है। ठीक है, इंडेक्स ने रिवील किया कि हमें पोलराइजेशन की बात करें या इंफॉर्मेशन केओस की बात करें तो उसमें 2 फोल्ड इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, मीडिया पोलराइजेशन, फ्यूलिंग डिवीजन, जिससे कंट्रीज के अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में आप कह सकते हैं कि लड़ाई होती है, डिवीजन होता है, वो भी केसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है इकोवास को लेकर। इकोवास को लेकर पूछा गया, बताइए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ रीजनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 15 कंट्रीज। हो सकता है कि ये 15 कंट्रीज का एक समूह हो। ये ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर लोकेट करते हैं कंट्रीज। इसे 1975 में ट्रीटी ऑफ लागोस साइन करके लेकर आया गया था। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? चलिए, लीडर्स जो हैं इकोवास, इकोवास का इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट। क्या फुल फॉर्म है? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। ठीक है, तो वेस्ट अफ्रीकन है तो ईस्टर्न अफ्रीका वाली चीज तो वैसे ही हटा दीजिए, मतलब दो तो हो ही नहीं सकता आंसर के अंदर, ए और डी को एलिमिनेट कर दीजिए। बट हाँ, ये एक रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है, ट्रीटी ऑफ लागोस के द्वारा इसे लेकर आया गया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, 1975 में इसे लेकर आया गया था। एक बार मैप के ऊपर भी देख लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर हैं। चलिए, जल्दी से विनर ऑफ द डे अनाउंस करने से पहले रिवाइज करते हैं, और रिवीजन आप जानते हैं कैसे करनी है। 2 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपको 30% रिटर्न देगी एग्जाम के अंदर। यहाँ पर मेरे आंसर देने से पहले आंसर देने की कोशिश जरूर करिएगा। काल बैसाखी के बारे में बताइए, क्या है ये काल बैसाखी, किस वजह से होती है? अभी स्पाइस जेट की एक फ्लाइट थी, उसका सामना हो गया इससे। आपको गेंजेटिक प्लेन झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू के पास इस तरीके का इंसिडेंस देखने को मिलेगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग विंड्स देखने को मिलती हैं और टोरेंशियल रेनफॉल भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जिससे फ्लाइट्स के अंदर टर्बुलेंस देखने को मिलती है। टर्बुलेंस किस वजह से होती है? विंड लो एल्टीट्यूड के ऊपर है, उसकी वजह से भी हो सकती है। दूसरे एयरक्राफ्ट के पास में से जाने की वजह से भी हो सकती है। सोलर थर्मल की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है। अदर जो फैक्टर्स है वो भी यहाँ पर लिखे हैं। नेक्स्ट हमने देखा था कि जब हम बात करते हैं वार्म वाटर की और कूल वाटर की, ऑक्सीजन किस में ज़्यादा होती है? सो इट इज़ देयर इन द कूल वाटर में ज़्यादा होती है। इसके अलावा टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, ये दोनों ही इंपैक्ट होते हैं जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं।
और अनइनहेबिटेबल हो जाता है, रहने की जगह रहने लायक नहीं रहती है जब क्लाइमेट चेंज के इंसिडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमने देखा सोफो के बारे में, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई गई है, UNFAO के द्वारा लेकर आई गई है। एंड देन इसी रिपोर्ट के अंदर हमने कुछ डेटा जो था वो भी डिस्कस किया था। ठीक है, आपका जो नेट 50 कूपन कोड है उसे यूज़ कर लीजिएगा, दैट इज़ अवेलेबल। और जो लोग इस साल एग्जाम दे रहे हैं आप यूपीएससी की टेस्ट सीरीज में एनरोल करा सकते हैं, या फिर अगर लगता है कि इस साल तैयारी नहीं हो पाई फिर भी आप एग्जाम देना चाह रहे हैं तो 50 डेज की रिवीजन सीरीज है जिसको आप चाहें तो 15-20 डेज में भी कर सकते हैं अगर लग कर इसके सारे वीडियोस आप देखते हैं। तो जैसे 200 दिन की सीरीज है वो 2023 के स्टूडेंट्स के लिए, 2022 में कोई एक क्रैश कोर्स के तौर पे जल्दी से तैयारी करना चाहता है, रिवीजन करना चाहता है, देन यू कैन गो फॉर 50 डेज रिवीजन सीरीज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हमने देखा था FAO के बारे में, कहाँ पर लोकेट करता है इसका हेडक्वार्टर, इट इज इन रोम इटली। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। इसका अगर हम बात करें जो मोटो है वो क्या है, लेट देयर बी ब्रेड, एक स्पेशलाइज एजेंसी है UN की, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सोफिया टेलीस्कोप किसका है, नासा का, इसके 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है तभी इसे अभी प्लग आउट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसमें कौन कौन होते हैं, कमर्शियल बैंक, PFI, म्यूचुअल फंड हाउसेस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ये सभी इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में देखा जिसमें डेफिनेटली बहुत सारा इस तरीके की रिपोर्ट्स जो होती है वो इंडिया को नीचे दिखाने की कोशिश करती हैं। सो डू नॉट टेक दैट रैंकिंग वेरी सीरियसली। ठीक है, यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसे लेकर आया गया जिसमें इंडिया की रैंकिंग जो है उसे डिक्रीज किया गया है। नॉर्वे जो है टॉप पोजीशन के ऊपर आया, फॉलोड बाय डेनमार्क एंड स्वीडन। चलिए लास्ट में हमने देखा इकोवास को लेकर, तो इसकी फुल फॉर्म से ही आपको पता चल जाएगा इसकी लोकेशन एंड इसका काम, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो वेस्ट अफ्रीका का है ये ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है, ट्रीटी ऑफ लागोस के द्वारा इसे लेकर आया गया था। ठीक है, नाउ टॉपर्स में आपको बता देता हूँ। टॉपर्स में इस बार 2 टॉपर्स हैं हमारे, एक है हर्षित अग्रवाल और एक है सुनीति तिवारी। तो आप मुझे बता दीजिएगा टॉपर्स इन द सेंस कि जिन्होंने लास्ट टाइम करेक्ट आंसर दिया था प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे को लेकर। ठीक है, तो हर्षित एंड सुनीति आप मुझे netmokis@gmail.com पे मेल करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सी सीरीज चाहिए, स्पेक्ट्रम की या पॉलिटी की, और उस सीरीज में 24 आवर्स के अंदर आप एनरोल हो जाएंगे। ना प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा कि हरियाणा का बॉर्डर किस दूसरे राज्यों से टच करता है। आप नंबर भी बता सकते हैं और चाहें तो उनका नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, सो दैट कल आपका नाम विनर ऑफ द डे की कैटेगरी के अंदर हो। नाउ यहां पर लेट्स मूव टू द मार्किंग एरिया। देखिए अगर 6 या 6 से ज्यादा स्कोर किया है ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, लेकिन देखिए कम भी स्कोर किया है आप चाहें तो अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहें तो भी इट इज एक्सेप्टेबल। लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट जरूर करिएगा, देखिए कि कहां पर गलती हुई, कौन से क्वेश्चन में गलती हुई और उस क्वेश्चन को क्या ठीक किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। आपका माइंड सेट उस वक्त कैसे था, थॉट प्रोसेस कैसे था जब आप उस क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे। ठीक है, चलिए लेक्चर को यही माइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।